नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे चैप्टर में गोता लगाने वाले हैं जिसे अक्सर गोल्डन एज या स्वर्ण युग कहा जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुप्त साम्राज्य की। एक ऐसा दौर जब कला, साहित्य और विज्ञान ने नई ऊंचाइयों को छुआ। लेकिन इससे पहले एक सवाल, आखिर किसी भी दौर को गोल्डन एज या स्वर्ण युग बनाता क्या है? क्या सिर्फ बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीत लेना, या फिर वो आइडियाज, वो इनोवेशंस जो दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दें? तो चलिए इसी सवाल को दिमाग में रखकर गुप्त साम्राज्य की कहानी में उतरते हैं, उसकी कामयाबियों और उसकी पेचीदगियों को समझते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है करीब 275 सीई में। देखिए, मौर्य साम्राज्य के बाद जो बड़े बड़े साम्राज्य थे जैसे कुषाण और सातवाहन, वो अब कमजोर पड़ चुके थे और इसी पावर वैक्यूम से एक नई ताकत का जन्म हुआ, गुप्त। और मजे की बात यह है कि गुप्तों की शुरुआत कोई बहुत बड़ी नहीं थी। वो पहले कुषाणों के मातहत काम करने वाले सामंत थे, मतलब छोटे शासक। उन्होंने गंगा के बेहद उपजाऊ मैदानों में, आज के उत्तर प्रदेश और बिहार में, अपनी पकड़ बनाई और उनका सेंटर था प्रयाग। यही इलाका उनकी ताकत का बेस बना। तो सवाल ये है कि वो इतने कामयाब हुए कैसे? इसके पीछे दो बड़ी वजहें थीं। पहली, उनके पास सेंट्रल इंडिया और साउथ बिहार के लौह अयस्क यानी आयरन ओर के भंडार थे। सेना के लिए हथियार और खेती के लिए औजार सब यहीं से आते थे। और दूसरी वजह थी पैसा। वो सिल्क रूट के बहुत करीब थे, जिससे बाइजेंटाइन एम्पायर के साथ ट्रेड होता था और जिससे उन्हें बेहिसाब दौलत मिली। तो इन शुरुआती फायदों ने एक तरह से स्टेज तैयार कर दिया था। अब आने वाले थे वो शासक जिन्होंने न सिर्फ इस साम्राज्य को फैलाया, बल्कि एक ऐसी पॉलिटिकल यूनिटी और स्टेबिलिटी लेकर आए जो दशकों तक कायम रही। और उस दौर के सबसे ढाकड़ शासकों में से एक थे समुद्रगुप्त। उनकी फौजी जीतें इतनी जबरदस्त थीं कि हिस्टोरियन V.A. स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन तक कह डाला। मतलब ये टाइटल ही अपने आप में उनके साम्राज्य विस्तार की पूरी कहानी कह देता है। चलिए एक नजर इस डायनेस्टी के बड़े नामों पर डालते हैं। श्रीगुप्त ने नींव रखी, चंद्रगुप्त प्रथम ने इसे एक असल साम्राज्य बनाया। समुद्रगुप्त, जैसा हमने देखा, एक महान विजेता थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दौर में तो साम्राज्य अपने पीक पर था। फिर आए कुमारगुप्त, जिन्होंने मशहूर नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई, और स्कंदगुप्त, जिन्होंने हूणों के हमलों से साम्राज्य को बचाया। और आखिर में विष्णुगुप्त, जो इस महान वंश के आखिरी शासक माने जाते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जो असल में गुप्त काल को गोल्डन एज बनाता है। ये वो दौर था जब ज्ञान और इनोवेशन का जैसे एक धमाका हुआ। ये सिर्फ पॉलिटिकल पावर नहीं थी, बल्कि एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन भी था। इस दौर की सबसे बड़ी, सबसे जबरदस्त देन अगर कुछ थी तो वो थी मैथ्स में। पता है, यहीं पर वो प्लेस वैल्यू सिस्टम, जिसे हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं, उसे फाइनल शेप मिली। और सबसे बड़ी बात, जीरो यानी शून्य का कॉन्सेप्ट, उसे एक नंबर के तौर पर पहचान मिली। सोचिए, ये कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी आइडिया था। इसने तो मॉडर्न मैथ्स और साइंस की नींव ही रख दी और दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। सिर्फ मैथ्स ही नहीं, एस्ट्रोनॉमी में भी कमाल हो रहा था। उस जमाने में जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा मानता था कि धरती चपटी है, आर्यभट्ट ने कहा कि नहीं, पृथ्वी गोल है और अपनी ही धुरी पर घूमती है। ये उस वक्त के हिसाब से एक अविश्वसनीय रूप से एडवांस सोच थी, जिसने यूनिवर्स को समझने की हमारी समझ की नींव रखी। मेडिसिन और केमिस्ट्री के फील्ड में भी जबरदस्त तरक्की हुई। उस दौर में इलाज के लिए मर्क्यूरी और आयरन जैसी धातुओं का इस्तेमाल हो रहा था। और तो और उनके डॉक्टर्स कॉम्प्लेक्स सर्जरी करने में भी माहिर थे। इससे पता चलता है कि उनकी साइंटिफिक नॉलेज कितनी गहरी थी। और अगर आर्ट्स की बात करें तो संस्कृत लिटरेचर अपने शिखर पर था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, जिनमें महाकवि कालिदास भी थे। इसी दौर में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को भी उनका फाइनल रूप दिया गया। ये सब ज्ञान और कल्चर मुमकिन कैसे हुआ? क्योंकि शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया था। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जो दुनिया की पहली महान यूनिवर्सिटीज में से एक थी। दूर दूर से स्टूडेंट्स यहां पढ़ने आते थे। लेकिन इतिहास हमें यही सिखाता है कि बड़े से बड़े साम्राज्य का भी अंत होता है। गुप्त साम्राज्य अपनी तमाम कामयाबियों के बावजूद इस नियम से बच नहीं सका। तो चलिए देखते हैं कि इसका पतन हुआ कैसे। तो हुआ क्या? ये इतना बड़ा साम्राज्य गिरा कैसे? इसे समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, हूणों के हमले। सेंट्रल एशिया से लगातार हमले होते रहे।
और इसने एम्पायर को फाइनेंशियली और मिलिट्रीली दोनों तरह से खोखला कर दिया। दूसरा कारण अंदरूनी था। जो लोकल गवर्नर थे, जो सामंत थे, वो धीरे धीरे ताकतवर होने लगे और कहने लगे कि भाई अब हम आज़ाद हैं। और तीसरा इकोनॉमी। पश्चिम के साथ जो फायदे वाला ट्रेड था वो बंद हो गया और ज़मीन से आने वाला रेवेन्यू भी कम हो गया। बस खजाना खाली होता गया और साम्राज्य कमज़ोर। साम्राज्य तो खत्म हो गया, पर उसकी विरासत वो आज भी जिंदा है। गुप्त काल का असर भारतीय इतिहास और पूरी दुनिया पर इतना गहरा रहा कि उसे मिटाया नहीं जा सका। उनकी इतनी सारी महान उपलब्धियों में से अगर एक को चुनना हो तो वो है शून्य का कॉन्सेप्ट और डेसिमल सिस्टम। यकीनन ये दुनिया पर उनका सबसे गहरा और सबसे स्थायी असर है। ये एक ऐसा तोहफा था जिसने मॉडर्न साइंस, टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि कंप्यूटर्स की भी नींव रखी है। आज हम जो कुछ भी करते हैं उसमें कहीं ना कहीं इस भारतीय खोज का हाथ है। तो गुप्त साम्राज्य ने दुनिया को आखिर दिया क्या? उन्होंने भारत में मंदिर आर्किटेक्चर की नींव डाली। कालिदास जैसे महान कवियों के जरिए ऐसा लिटरेचर दिया जो अमर हो गया। मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया और नॉर्थ इंडियन आर्ट को एक नई पहचान दी, नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और यहीं हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। देखिए, बहुत से साम्राज्य आते हैं, चले जाते हैं, बड़े बड़े इलाके जीतते हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है, कितने साम्राज्य ऐसे होते हैं जो दुनिया के सोचने का तरीका ही बदल देते हैं? शायद यही एक सच्चे स्वर्ण युग की असली पहचान है।